हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो अब बारी है इंडियन पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी एमसीक्यूज हम इस सीरीज में, रिवीजन सीरीज में कर रहे हैं, आपको सब कुछ रिवीजन में हेल्प कर रहे होंगे। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हैं गाइस, कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स बिल से रिलेटेड आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 वीक्स नोटिस। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज। तो दोस्तों, प्राइवेट मेंबर बिल मतलब होता है वो बिल जो किसी प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया हो। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कि वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, नाउ प्राइवेट मेंबर बिल के इंट्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मिनिस्टर्स बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिन्हें हम पब्लिक बिल कहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट बिल कहते हैं, ज्यादातर प्रायोरिटी उन्हें दी जाती है। ठीक है, सो प्राइवेट मेंबर बिल अगर किसी प्राइवेट मेंबर को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 1 महीने की नोटिस देनी पड़ती है दोस्तों, 1 हफ्ते की नहीं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडे। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर दिया गया है कि भैया फ्राइडे को ही डिस्कस होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा गाइस बी, दैट इज ओनली 2। द गवर्नमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ऑन एनी डे। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस और डिस्कस किए जाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और रही बात कि प्राइवेट मेंबर बिल की ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर मेंबर की ही होती है जो उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सर्विस ऑफ लॉयर्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, process fees and all other charges incurred in connection with any legal proceedings, preparation of appeal, a paper book including printing and translation of documents in legal proceedings. So guys, 3 statements हैं आपके सामने with respect to नालसा। ठीक है, अब आपने अगर नालसा के बारे में नहीं पढ़ा है जरूर पढ़ लीजिएगा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बेसिकली इंडिया में उन लोगों के लिए जिन्हें एक्सेस टू जस्टिस नहीं मिल पाता और जिन्हें जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए नालसा लाया गया है। और इसके तहत फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि लीगल प्रोसीडिंग्स में लॉयर्स की सर्विस दी जाती है, साथ ही साथ कोर्ट फी, प्रोसेस फी और जो भी मतलब छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं वो सब बेसिकली इनकर किया जाता है। और अपील प्रिपरेशन, मतलब जितनी भी तरीके की बैकएंड में कार्रवाइयां होती हैं, जो भी प्रिपरेशन होती है, सारी चीजें नालसा के अंडर फ्री लीगल सर्विसेज में आती है। सो करेक्ट आंसर गाइस इस क्वेश्चन का होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। ठीक है, सो 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पार्लियामेंट द्वारा इनैक्ट किया गया था, जो कि 1995 में लागू हुआ, टू एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको यहां पे बताना है कि which of the following is or are the conditions for a political party to be recognized as a state party? किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, ये लक्ष्मीकांत जब भी आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज नाम के चैप्टर में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। If it wins 3% of seats in the legislative assembly at a general election to the legislative assembly of the state concerned, or 3 seats in the assembly, whichever is more. अगर वो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की इलेक्शन में 3% सीट या फिर 3 सीट, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो जीतती है, तो ये बिल्कुल एक क्राइटेरिया है। इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड, ठीक है, एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो ये भी एक क्राइटेरिया है गाइस। दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, सही जवाब होगा इसका सी। तो अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, उसका क्राइटेरिया भी पढ़ लेना।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया, दो स्टेटमेंट्स है। As per the original constitution of India, the same person can be the governor of 2 or more states. तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति 2 या ज्यादा राज्य का गवर्नर बन सकता है, लेकिन ये शुरुआत से नहीं था, यानी कि एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एंड दैट्स द रीजन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। बाद में ये चीज आई अमेंडमेंट के थ्रू। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट, सेकंड स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज ओनली 2। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के माध्यम से ये लागू हुआ था कि सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। चलिए अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल, आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स। इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इट्स डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग। इंटर स्टेट काउंसिल के जो भी डिसीजंस हैं वो एडवाइजरी होते हैं और वो लागू मतलब वो बाइंडिंग नहीं होते। इट वाज सेट अप एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। तो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 263 जो है वो बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल के एस्टैब्लिशमेंट की, और इसमें ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश सच अ काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो 1983 से 87 के बीच में सरकारिया कमीशन बैठाई गई थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए। उसने इंटर स्टेट काउंसिल के रिकमेंडेशन की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड। अभी कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ तो पीएम केयर्स फंड यानी कि सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड बहुत ज्यादा न्यूज में था। फॉरेन गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड नेशनल्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द फंड। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं, नेशनैलिटी के आधार पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। द पीएम इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट एंड इट्स मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। द फंड इनेबल्स माइक्रो डोनेशंस, यानी कि जितना चाहे आप डोनेट कर सकते हो, छोटा से छोटा अमाउंट भी आप डोनेट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि कम से कम 1000 रुपए होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ डिनोमिनेशन आप डोनेट कर सकते हो। तो सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, सो कीपिंग इन माइंड द नीड फॉर हैविंग अ डेडिकेटेड नेशनल फंड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन, जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन थी, पीएम केयर्स फंड सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द राज्यसभा चेयरमैन, 3 स्टेटमेंट्स हैं। ही कैन प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग। तो दोस्तों जॉइंट सिटिंग जब भी होती है उसे प्रिसाइड हमेशा स्पीकर करते हैं लोकसभा के, और अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, और अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन कभी भी प्रिसाइड नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो गया फॉल्स। ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस बट कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो दोस्तों राज्यसभा चेयरमैन हाउस का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं, मेंबर नहीं है वो राज्यसभा के। ठीक है, नाउ व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसीडरेशन ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट विदाउट वोटिंग। अब आपको लगेगा कि राज्यसभा चेयरमैन अपने खुद के रिमूवल के रेजोल्यूशन में वोट तो करेगा जैसे कि स्पीकर करता है लोकसभा का, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा का स्पीकर वोट करता है बट राज्यसभा का चेयरमैन वोट नहीं करता। दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 3, दैट इज डी। ठीक है, तो स्पीकर वहां पे मौजूद, चेयरमैन वहां पे मौजूद जरूर रहेगा, अपनी बात रख सकता है, वोट नहीं करेगा। चलिए, पेयर्स ऑफ कमिटी, रूल्स कमिटी, कमिटीज ऑफ प्रिविलेजेस, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। रूल्स कमिटी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन स्पीकर होते हैं, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। प्रिविलेजेस कमिटी लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी लीडर ऑफ द हाउस इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, नहीं। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा, बाकी दोनों सही हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9, डी वोटर्स रिसेंटली इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। डी वोटर्स क्या होता है भाई? पहला, हु आर डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल्स अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, गलत। Whose names have been included in the NRC, गलत। Whose names have been removed from the electoral list, ये भी false है। Who lack proper citizenship documents and have been disenfranchised by the government। तो दोस्तों डी वोटर्स यानी कि वो वोटर्स
जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और सरकार उन्हें वोट करने से रोके। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। डी मतलब डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल वोटर्स। और जब असम और एनआरसी का मुद्दा चल रहा था तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा न्यूज में थी। आखिरी सवाल आज के वीडियो का, चलिए, रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी कि एमपी लैट्स, द फंड्स रिलीज्ड अंडर द स्कीम आर लैप्सेबल। मतलब जैसे कि 1 साल के लिए अगर आपको लाख रुपए दिए गए तो 1 साल कंप्लीट हो गया तो आपका लाख रुपए लैप्स हो गया, चाहे खर्चा हुआ हो या नहीं। ऐसा नहीं होता है एमपी लैड्स में। एमपी लैड्स में ये होता है कि जैसे 1 साल का लाख रुपए दिया है और आपने 80,000 खर्च कर लिए, 20,000 आपके बचे, तो अगले साल के लाख रुपए में वो 20,000 ऐड हो जाएंगे और आपका 1,20,000 टोटल फंड हो जाएगा। सो नॉन लैप्सेबल ये होता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन रेकमेंड वर्क एनीवेयर, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी गाइस, दैट इज ओनली टू। इलेक्टेड मेंबर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेकमेंड करता है, जबकि जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो कहीं पे भी, बेसिकली क्योंकि वो तो नॉमिनेटेड है, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका वास्ता नहीं है, तो इस वजह से वो कहीं पे भी वर्क रेकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि रिवाइज आप अच्छे से कर रहे होंगे और इस बार के प्रीलिम्स में आपको इससे जरूर हेल्प होगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूले दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन एमसीक्यूज के बारे में बताना ना भूलें। तो मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।